हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम बड़े आराम से ऑनलाइन क्लास में समझ सकते हैं। मैं चैप्टरों का चयन इसी प्रकार से कर रहा हूं कि हमें ऑनलाइन समझने में कम से कम दिक्कत आए। पाठ का नाम वैसे तो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व है, लेकिन मैंने फिलहाल डी ब्लॉक के तत्व रखा है, यानी दो हिस्से कर दिए इसके, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में भरा जाता है। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में भरा जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में भरा जाता है। एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं, स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो 2 दूनी 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 के बाद 1s 2s 2p 3s 3p के बाद नंबर आता है 4s का, हो गए 20। 2 दूनी 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। 21वां इलेक्ट्रॉन 3d1 में भरा जाएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में भरा गया है ना, अतः यह डी ब्लॉक का तत्व है। अच्छा, एक बात सुनिए, 4s पहले भरा जाता है लेकिन होता 3d पहले है, इसीलिए 3d को पहले लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। 11th क्लास में हमने 4s को पहले लिखा था और वहाँ कहा था कि अब आगे से हम 4s को बाद में लिखा करेंगे। एक बार परमाणु क्रमांक 21 का विन्यास ध्यान दें। परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम का है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 2 दूनी 4 6 10 2 12 6 18 4s2 20 और 3d1 21। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, परमाणु क्रमांक 22। 1s2। अच्छा, इस पूरे को यहां से यहां तक बार बार ना लिखकर आर्गन लिख सकते हैं, आर्गन उत्कृष्ट गैस। 18 4s2 20 3d2 22। वेनेडियम 23, आर्गन 18 4s2 20 और 3d3 23। क्रोमियम 24, आर्गन 18 4s2 20 और 3d4 24। क्रोमियम के बाद मैग्नीज 25। बताओ क्या होगा? एक मिनट, यहाँ क्रोमियम में एक बात देखिए, यहाँ क्रोमियम में एक अपवाद है। क्या है वह अपवाद? डी में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर डी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो वह पूर्ण पूरित कहलाता है, और 5 आ जाएं तो वो अर्धपूरित कहलाता है। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित के स्थायित्व तो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए 4 वाला सोचता है कि अगर मुझे यहाँ से एक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, यहाँ से एक ले लेता है। क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज, आर्गन यानी 18 4s2 यानी 20 और 3d5 यानी 25। थेरम 26, आर्गन यानी 18 4s2 20 और 3d6 26। कोबाल्ट 27, आर्गन यानी 18 4s2 यानी 20 और 3d7 यानी 27। निकिल 28, आर्गन यानी 18 4s2 यानी 20
और 3D8 यानी 28, कॉपर 29, आर्गन यानी 18, 4s2 यानी 20 और 3D9 29। लेकिन फिर एक अपवाद, जैसे क्रोमियम में आया था ऐसे ही कॉपर में अपवाद है। जब ये 9 हो गई तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेकर 10 लेना चाहता है। जिंक 30, आर्गन 18, 4s2 20, 3D10 30। भरा पहले 4s लाता है, लिखा पहले 3D जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने अभी अभी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हैं जिसमें कॉपर का विन्यास और कॉपर और क्रोमियम का विन्यास अपवाद है, प्राय पेपरों में पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में भरा जाता है, वे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, लास्ट में 4s आ रहा था और फिर पहले 3D आ रहा था। अगर हम इसको ns कहें तो इसे n-1d कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पीछे वाले को ns कहा है तो इसे n-1d कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो, आ गई समझ में मैंने क्या कहा है? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10, ns 1 से 2 होता है। ठीक है भैया, ये हमारे पास क्या आ गया? क्या आ गया भैया? ये विन्यास आ गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। पता लग गया ना ये कहाँ से आया? देखो ns में लास्ट में प्राय तो 2 आए थे, लेकिन कभी कभी 1 भी आ गया था ना, तो ns 1 या 2, और d में 1 से लेकर 10 तक थे। इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 में रखा जाता है। एक बार मैं आपको आवर्त सारणी के बारे में याद दिलाता हूं। ये 18 वर्गों की आवर्त सारणी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। वर्ग 1 और 2 में s ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से होते हैं? और 13 से 18 में p ब्लॉक के तत्व होते हैं। और वर्ग 3 से 12 में d ब्लॉक के तत्वों को रखा जाता है। तो मैंने यही कहा, इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 में रखा जाता है। ये s और p ब्लॉक के मध्यवर्ती हैं, s और p ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं, अतः इनके गुण भी s और p ब्लॉक के बीच में आएंगे, उनके मध्यवर्ती होंगे। यानी इसके गुण और इसके गुण के मध्य के गुण ये होंगे, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। पता लग गया भैया संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? आवर्त सारणी में s तथा p ब्लॉक के तत्व, s तथा p ब्लॉक के तत्व, d ब्लॉक के तत्व s और p ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं, अतः इनके गुण भी s तथा p ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। यह संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब आप देख रहे हैं इनकी परमाणुवीय अवस्था में, ये परमाणुवीय अवस्था के विन्यास लिखे हैं। स्कैंडियम डी उपकोष अपूर्ण है, D1 आ रहा है, D2 D3 D5 अपूर्ण है। परमाणुवीय अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इन सब में परमाणुवीय अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण है, इन दोनों को छोड़कर। इसमें D भरा हुआ है, इसमें D भरा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों संक्रमण तत्व नहीं होने चाहिए। मैंने कहा वे तत्व जिनके D उपकोष अपूर्ण होते हैं वे संक्रमण तत्व होते हैं, परमाणुवीय अथवा आयनिक अवस्था में। अब कॉपर की परमाणुवीय अवस्था में तो पूर्ण है,
अब कॉपर कभी कभी +2 बनाता है ना, तो ये कॉपर का विन्यास है आर्गन 3d10 4s1। आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक यहां से त्यागा और एक यहां से त्यागा, तो 3d9 रह गया कि नहीं रह गया? हाँ जी, आ गई समझ में क्या कहा है मैंने? कॉपर में से जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से त्याग दिया और एक यहां से त्याग दिया, तो अब इसकी आयनिक अवस्था में डी कोष पूर्ण है या अपूर्ण है? 9 आ गया, 10 होने पर पूर्ण होता है। अब यह अपूर्ण है, अब यह अपूर्ण है, इसका मतलब कॉपर संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व कौन होते हैं? जिनकी परमाणुीय या आयनिक अवस्था में डी कोष अपूर्ण हो। जिंक को देखो, जिंक, ये जिंक की परमाणुीय अवस्था है और ये जिंक की आयनिक अवस्था है। ऊपर वाली जिंक की परमाणुीय अवस्था है, नीचे वाली जिंक की आयनिक अवस्था है। ऊपर वाले में भी D10 आ रहा था, परमाणुीय अवस्था में भी डी कोष पूर्ण था और आयनिक अवस्था में भी डी कोष पूर्ण है, अतः यह संक्रमण तत्व नहीं है। प्रश्न आया करता है Zn को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? तो हमें क्या करना होगा? पहले Zn का विन्यास बनाना होगा, फिर Zn+2 का विन्यास बनाना होगा और फिर लिखना होगा कि इसकी परमाणुीय व आयनिक अवस्था में डी कोष पूर्ण होने के कारण इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। एक बात और ध्यान दें, ये क्या लिख रहा है? ये क्या है? पूरा संक्रमण, पहली संक्रमण श्रेणी का विन्यास। आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस विन्यास को कम से कम 2 बार बिना देखे बनाएं। अगर देखकर बनाने की जरूरत पड़ रही है तो पहले बनाएं, फिर 2 बार बिना देखे बनाएं, तो चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। और यह विन्यास मैंने 11th में भी सिखाए हैं और आज भी सिखाए हैं। अब संक्रमण श्रेणी की कई श्रेणियां होती हैं, संक्रमण तत्वों की कई श्रेणियां होती हैं। एक तो अपनी 3D श्रेणी है, यही है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, थैरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसका टीवी कचरे में फेंको निकाजी। लेकिन हमें डायरेक्ट याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम पहली श्रेणी। बाद की श्रेणी याद नहीं होती हैं, कम होती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पहली बहुत जरूरी है और पहली के तो विन्यास भी बहुत जरूरी हैं। अब दूसरी श्रेणी है 4D श्रेणी, 39, 40, 41, 42, 10 तत्वों की श्रेणियां हैं ये। 43, 44, 45, 46, 47, 48। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ी आग में कूद जाना। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। अब इसके बाद आती है 5D श्रेणी, परमाणु क्रमांक 57,
फिर 72, 73, अच्छा 14 तत्वों का बीच में गैप आता है लेंथेनाइड तत्वों का। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 87 और ये 80 श्रेणी है ला। अच्छा यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहामी पड़े आग में कूद जाना। ला हाफ्ता वारी, ला हाफ्ता वारी ओ इस तरह पिटकर आए होंगे। ला हाफ्ता वारी ओ इस तरह पिटकर आए होंगे। अब मैं 6D श्रेणी लिख रहा हूँ। 89, फिर 14 तत्वों का गैप 104, 105, 106, 107, 108 एक्टीनियम UNQ अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ओक्टियम। इस तरह से हमने आपको संक्रमण श्रेणी के तत्वों की 4 श्रेणियां बताई। पहली संक्रमण श्रेणी के तत्वों का विन्यास बताया। ठीक है, अब मैं आपको संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण बता रहा हूं। नंबर 1 गुण, ये धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। धात्विक प्रवृत्ति से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। नंबर 2 विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो विद्युत और ऊष्मा के चालक तो अपने आप होंगे। नंबर 3 एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अवस्था दर्शाते हैं, जैसे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 भी है, +4 भी है, 5 भी है। नंबर 4 उत्प्रेरक गुण उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। गुण दर्शाते हैं। नंबर 5 मिश्र धातु बनाते हैं। अब ये मिश्र धातु क्या है, इनके पूरे क्वेश्चन हैं। वैसे आप मिश्र धातु जानते हैं। अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। नंबर 7 कठोर और मजबूत होते हैं। कठोर और मजबूत होते हैं। गलनांक और क्वथनांक मान उच्च होते हैं। और 9वां नंबर पे हम लिख सकते हैं अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अब कुछ बच्चों का यह समस्या है, गुण दर्शाते हैं कि सर ये अंतराकाशी यौगिक क्या होता है, ये अनुचुंबकीय गुण क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, इन सब के क्वेश्चन लिखवाऊंगा। ये भी लिखवाना है कि उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, ये मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं, ये कठोर और मजबूत क्यों होते हैं, इनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं, अनुचुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं। इन सब के क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे। इन सब के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यही बात इस चैप्टर में हमें समझनी है।